नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। दर्शकों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आखिर क्या है? क्यों उपभोक्ताओं के लिए अधिकार दिए गए? क्यों उपभोक्ताओं को एक कानून से जोड़ा गया ताकि उपभोक्ता जो क्रय विक्रय की प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संरक्षित हो? साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है जब उपभोक्ता बाजार से 5 रुपए की वस्तु से लेकर लाखों की खरीदारी करते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वो क्या करें, कहां जाएं, उन्हें समझ नहीं आता। इन सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रवि रंजन दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता कौन होते हैं, किन्हें हम उपभोक्ता कह सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, हमारे देश में उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की ठगी ना हो, उनके साथ कोई भी वस्तु ऐसा हो जो कि गलत भ्रामक विज्ञापन दिखाकर उनके साथ वो वस्तु को प्रोडक्ट में कुछ कमी होती है जिससे वो ठगी महसूस करते हैं, वो ना हो। साथ ही साथ उपभोक्ताओं का जो भी लेन देन से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सुरक्षित और संरक्षित रहें कि हमें कितनी प्राइस की कोई वस्तु का क्या रेट देना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो वस्तुओं के जो वो होते रेट होते हैं उससे वो लोग ज़्यादा रेट ले लेते हैं हमारे उपभोक्ताओं से। तो ये सभी चीज़ों को लेकर है ना, एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे देश में बनाया गया जो कि 1986 में इसको लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक सशक्त कानून है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी उपभोक्ता अपने आप को ठगी महसूस करता है या उसके साथ धोखाधड़ी होती है या उसके अधिकारों को जो है अगर सही तरह से नहीं हो पाता है तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 में, जिसको संशोधन करके 2019 में इसको फिर से संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब कानून पुराने होते हैं और नए नए चीज़ें इसमें जुड़े जाते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ 1986 में जब हमारे कानून को बनाया गया उस समय ये ई कॉमर्स और ई पोर्टल और अनेक प्रकार के जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि हैं उनसे मार्केटिंग लोग नहीं करते थे। उस समय लोग दुकानों से वस्तुओं को खरीदते थे और क्रय विक्रय प्रणाली चलती थी। दुकान से वस्तु खरीदते थे, पैसे देते थे, लेते थे। तो उस समय का सिचुएशन कुछ और था। बट 2019 में इसको चेंज किया गया, इस अधिनियम में संशोधन किया गया, कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया। उसके बाद फिर से संशोधन करने की बारी आई 2021 में, फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया। इसलिए संशोधित किया जाता है कि नए नए क्रय विक्रय प्रणाली अब जुड़ रहे हैं हमारे देश में, तो उसको लेकर नए रूप से एक कानून दिया जाता है। तो हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी उपभोक्ता ठगी का शिकार ना हो, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ गलत भ्रामक विज्ञापन न दिया जाए, वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो अपने सामान को सही तरीके से चूज कर सके। इस सभी चीज़ों को लेकर एक अधिनियम पारित हुआ 1986 में, उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि 1986 को संशोधित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाना पड़ा। उसके बाद फिर से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो संशोधित हुआ और 2021 में इसे संशोधित किया गया। 2021 में जब इसे संशोधित करके लाया गया तो इसमें क्या कुछ और जो चीजें हैं वो जुड़ी, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 जो है वो भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक सशक्त कानून है जिसमें उपभोक्ताओं को ट्रांसपेरेंसी, अपने क्रय विक्रय में उनको जो भी धोखाधड़ी हो रही थी, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए थे हमारे देश में जो कि यहाँ पे लोगों को ठगते थे, फ्रॉड होते थे उनके साथ। इस सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे बार बार कि ई कॉमर्स पे बहुत सारे ऐसे भ्रामक विज्ञापन आ जाते हैं। किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते दाम में ये लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर और लोगों के साथ ठगी करते हैं। तो इस सभी चीज़ों से बचने के लिए कि हमारी धोखाधड़ी ना हो,
हमारे बिजनेस में जो भी है, हमारे व्यापार में ट्रांसपेरेंसी हो, हम किसी प्रकार के धोखाधड़ी से बच सके, अपने अधिकारों को समझ सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए, जैसे क्या है, कोई भी कानून आपके अधिकार को बताता है कि अगर आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो आप ई पोर्टल के माध्यम से या फिर पेपर के माध्यम से, मतलब या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, आप अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ सकते हैं। उसी का संशोधन रूप है जो 1986 में हुआ, उसी का संशोधन रूप है 2021। सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से भी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आखिर ई दाखिल पोर्टल क्या होता है जिसके माध्यम से जो उपभोक्ता हैं जो ठगी के शिकार हो जाते हैं वो किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से जो है वो शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उपभोक्ता जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, ये झमेला जो है वो नहीं चाहते, जिस वजह से वो कई बार शिकायत भी नहीं करते। तो ऐसे में ई दाखिल पोर्टल जो है वो किस तरीके से उपभोक्ताओं के लिए कार्य करता है, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। आपका कहना है कि बहुत सारे उपभोक्ता जो है वो कोर्ट कचहरी जाने से डरते हैं या फिर अपना टाइम वेस्ट समझते हैं कि मैं इतने के प्रोडक्ट लिया हूँ, इतने में अब मुझे कोर्ट में घूमना पड़ेगा। तो इसकी समाधान के लिए हमारे यहाँ जो है ई पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम से जिस भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको ये समझदारी रखना पड़ेगा कि आप कौन से मानक पोर्टल से, मानक जो बिजनेस ऐप हैं उससे आप अपना सामान वस्तु खरीद रहे हैं, उसको लेकर आप उसकी रेटिंग को देखिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि ग्राहकों की फीडबैक क्या है। आप किसी भी भ्रामक जगह पे या किसी भी भ्रामक बिजनेस ऐप से आप अपनी सामान को, वस्तु को ना खरीदें। आप उसको देखिए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये ऑथराइज्ड है हमारे देश में। तो अनऑथराइज्ड भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ ऐप है जिससे आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके साथ गलत हो जाती है। तो आप सबसे पहले ऑथराइज्ड साइट को जाइए, उसकी वेरीफाई करिए। इसके साथ साथ आप ये समझिए कि इसमें ग्राहकों की क्या फीडबैक है, इसकी रेटिंग क्या दी गई है, ये सब चीज़ें बनाई गई है। उसके बाद अगर आप ठगी के शिकार होते हैं तो वहाँ आप मेल कर सकते हैं। जैसे जिस भी प्रोडक्ट की आप ठगी हुई है वहाँ ई पोर्टल पर जाइए, वहाँ आप मेल करिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए कि हमारे साथ इस तरह की गलत हमको बताया गया, हम वस्तु कुछ और मंगाए, हमारे पास वस्तु कुछ और आ गया, हम वस्तु का चयन जो है हम इस ब्रांड का किए थे, हमें गलत तरीके से दूसरा ब्रांड दे दिया गया। तो उसको लेकर आप एक अपना वो सब चीज़ तैयार करिए कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे वस्तु में आई है। इसके बाद आप ई पोर्टल पर जाइए और मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद आपका दूसरा ये नंबर है कि आपको हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार दिया हुआ है। वो हेल्पलाइन नंबर जो है आपका हमको तो याद नहीं है, हमको देख के बताना पड़ेगा। वो हेल्पलाइन नंबर है 1800111400। तो ये भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं कि इसमें जो है केंद्रीय उपभोक्ता के नंबर है। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये नंबर भी जारी की है कि अगर आप ठगी के शिकार होते हैं तो आप फिर से, आप ग्राहकों के लिए मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप ठगी के शिकार होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से तो आप केंद्रीय उपभोक्ता नंबर, उसको ध्यान में रखिएगा, 1800111400 पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप केंद्रीय उपभोक्ता के पोर्टल पे जाके मेल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आप बिना कोर्ट गए भी अपनी शिकायत को पोर्टल के माध्यम से दर्ज करके और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सर, आपने ई दाखिल पोर्टल के बारे में बताया, लेकिन उपभोक्ता फोरम क्या है, इसमें किस तरीके से उपभोक्ता जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये हम चाहेंगे आप हमारी दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें सर इस पर। उपभोक्ता फोरम क्या है, ये बड़ा अच्छा चीज़ आपने पूछा है। तो सबसे पहले मैं अपने उपभोक्ताओं को ये बता दूं कि उपभोक्ता फोरम जो होता है एक विशेष न्यायालय होता है जिसमें आपकी हक के लिए वो न्यायालय बना हुआ है कि अगर कोई भी उपभोक्ता ठगी का शिकार होता है, उसके साथ कोई भी व्यापारी गलत काम कर देता है, उसको शोषण करता है, उसको सामान को चयन करने में उसकी हेल्प नहीं करता है, तो इसके लिए अगर वो चाहे तो अपनी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। अब उपभोक्ता फोरम जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है
जिला लेवल पे जो कि डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम होता है, दूसरा होता है राज्य लेवल पे जो राजकीय उपभोक्ता फोरम होता है, और तीसरा होता है केंद्र लेवल पे जो सेंट्रल उपभोक्ता फोरम होता है। तो अब क्या है कि जिला उपभोक्ता फोरम जो होता है उसमें आप 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक की कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उसमें अगर आपके साथ छल कपट किया जाता है, आपके साथ उसमें धोखाधड़ी किया जाता है, तो आप 10 लाख तक के लिए अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। अगर आपका 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है 1 करोड़ तक का, तो इसके लिए आप राज्य उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका कोई भी मामला है क्रय विक्रय का, तो उसके लिए आप केंद्र में जो उपभोक्ता फोरम बना हुआ है वहां शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब शिकायत कैसे दर्ज करेंगे इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एडवोकेट नहीं रखना चाहते हैं, अगर खुद से आप चाहते हैं कि मैं अपने केस को लड़ूं, मैं अपने केस को वहां अप्लाई करूं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक पेपर लीजिए। पेपर वर्क में आप सबसे पहले इस सब चीज़ों को बनाइए कि आपने कितनी की वस्तुएं खरीदी, आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपका वारंटी कार्ड जो भी वो कंपनी दी है उसको आप संलग्न करिए, आप कोर्ट की जो फीस है, मामूली फीस होती है, उसको आप संलग्न करिए। संलग्न करके आप अपनी एप्लीकेशन को जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल करिए। अगर 10 लाख रुपये तक का आपने बिजनेस किया है, व्यापार किया है, तब अब वहाँ पे आपका डेट पड़ेगा, उस डेट पे जाइए और आप अपनी बातों को वहाँ के जो भी मजिस्ट्रेट जज बैठे हैं उनके सामने आप रखिए। रखने के बाद अगर ये लगता है कि नहीं आपने जो चीज़ें बताया है वो सत्य है और कंपनी ने या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी आपके साथ गलत किया है, तो आपको वहाँ पे उसका उनको पनिशमेंट मिलेगा और आपको वहाँ पे उसका निदान मिलेगा। मतलब जो शिकायत आप करेंगे उसका समाधान आप वहाँ पाएंगे। अब उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप शिकायत करते हैं और उस शिकायत के समाधान से आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप एपेक्स कोर्ट जो भी उसके ऊपर के है, जैसे जिला उपभोक्ता फोरम के बाद राज्य उपभोक्ता फोरम में आप अपील कर सकते हैं और अपनी हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। तो एक चैनल बना हुआ है, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और फिर केंद्रीय उपभोक्ता फोरम, और तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। कितना? 10 लाख तक जिला उपभोक्ता, 10 लाख से 1 करोड़ तक राज्य उपभोक्ता, और 1 करोड़ से ऊपर की जो चीजें होंगी वो आप केंद्रीय उपभोक्ता फोरम में दाखिल कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि जब हम ठगी के शिकार होते हैं तो हम खुद भी उपभोक्ता फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर हम कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ना चाहते तो हम ई दाखिल पोर्टल के जरिए भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। सर, आज के दौर में हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी अधिक कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो हर कोई यूज़ कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की इस्तेमाल भी काफ़ी अधिक हो रही है। ऐसे में कई बार जो है अनऑथराइज साइट्स की ओर जो है वो उपभोक्ता चले जाते हैं और अनऑथराइज साइट्स पर अपने पर्सनल डिटेल्स भी साझा कर देते हैं। ऐसा करने से वो किस तरीके से मुसीबतों में फंस सकते हैं और साथ ही साथ कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा साइट ऑथराइज्ड है और कौन सा अनऑथराइज्ड, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें सर। देखिए, अभी के दौर में जो है मार्केटिंग के तरीके बदल गए हैं। हमारे पूर्वजों के दौर से जब चले आ रहे थे तो क्रय विक्रय की जो प्रणाली थी उसमें वो लोग वस्तु देते थे और वस्तु लेते थे। फिर धीरे धीरे चेंजिंग हुई, मुद्रा आया, पैसे की बदौलत हमें सामान मिलने लगे। फिर हम दुकानों पे जाते थे, वस्तु पसंद करते थे, पैसे देते थे, वस्तु लेके चले आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ जो है एक बदलाव हुआ, उस बदलाव की कड़ी में आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग अभी के डेट में सोशल साइट जो कि तमाम ऐसे ऐप हैं उनसे वो लोग जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि आप सोशल साइट पे मार्केटिंग जो करते हैं वहाँ आप अपनी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसे शेयर कर देते हैं। ये कभी भी आप भूल के अपनी पर्सनल डाटा या पर्सनल जो भी बैंक अकाउंट से लेके आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड है, एटीएम का नंबर है, जो भी है, ये सब चीज़ें आप कदापि नहीं जो है वहाँ पे साझा करें। इससे क्या होगी कि आपकी बैठे बैठे आप घर पे बैठे रहेंगे, आपकी पूरी अकाउंट खाली हो जाएगी। तो अगर आपको सोशल साइट या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ से मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले आप मानक सोशल साइट को
चयनित करें कि हमारी मानक सोशल साइट कौन सी है। जैसे बहुत सारे आपके यहाँ मानक है, मित्रा है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मानक हैं। इनको हमारे यहाँ देखा गया है कि इनकी बहुत सारे लोग जो है, जो इनका सामान प्रोडक्ट उपभोग कर रहे हैं, वो उसमें गलत नहीं है। उसकी रेटिंग होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का, ग्राहकों का फीडबैक को लोग उसमें रखा गया है कि ग्राहक अपनी फीडबैक दे। तो इस सभी चीज़ों को हमको देखना चाहिए। और देखने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी वस्तु खरीदें वो कैश ऑन डिलीवरी खरीदें। आप अपनी वस्तु को अपने घर तक मंगाइए, मंगाने के बाद आप उसको ओपन करिए, ओपन करके आप अपनी वस्तु को चेक करिए कि क्या हमने जो वस्तु सोशल साइट से मंगाया था वो बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो आप उनको पैसा कैश ऑन डिलीवरी में दे दीजिए। तो ये भी एक ठगी से बचने का बहुत बड़ा वो है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड साइट जो कि गलत और भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। आप उससे बचने की क्या उपाय है, तो आप सबसे पहले उसकी रेटिंग देख लीजिए कि इनको कितने % रेटिंग मिली हुई है, कितने पॉइंट, कितने स्टार मिले हुए हैं। इसके साथ साथ इनमें क्या जो है लोगों ने फीडबैक दे दिया है इस साइट को। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं देखते हैं तो आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। अब अगर ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसके लिए उपभोक्ता फोरम है। आप उपभोक्ता फोरम में आपको मैंने बताया कि आप चाहें तो ऑफलाइन भी अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए भी मैंने आपको बताया है कि उपभोक्ता जो भी केंद्रीय उपभोक्ता फोरम में क्या नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप डायल करिए या फिर आप उनके सोशल साइट पे जाके वहाँ पे आप मेल करिए ताकि आप ये बता सकें कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है और इसका समाधान क्या होना चाहिए। सर, आज के वक्त में स्मार्ट मीटर भी काफ़ी अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर को लेकर के कई बार शिकायतें भी आ रही हैं। तो स्मार्ट मीटर में जब हम इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये शिकायत आती है कि बिल जो है वो इस्तेमाल से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करना चाहिए उपभोक्ताओं को? अभी के डेट का ये बड़ा ही संजीदा क्वेश्चन आपने किया है कि स्मार्ट मीटर हमारे बिहार में लगभग 70% गांव से लेकर और शहरों में स्मार्ट मीटर की कार्य हो चुकी है और इसमें 50% से ज़्यादा लोग असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। वो लोग अपने आप को ठगी भी महसूस कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में कभी ये होता है कि आप 500 के रिचार्ज कराएं और 4 दिन चला, उसका रिचार्ज अचानक ख़त्म हो गया, लाइट कट भी जाती है। अब सबसे पहले अगर आप उसे असंतुष्ट हैं तो आप अपने नज़दीकी बिजली विभाग में एक आवेदन दें कि हमारे मीटर की जांच किया जाए। मीटर की जो भी रीडिंग आ रही है उसमें आप एक संतुलन देखें कि मैं इस महीने में इतने इलेक्ट्रिक गैजेट्स का उपयोग किया और इसमें हमें इतना जो है बिजली की खपत हुई। अब अगले महीने में मैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया और इस महीने में अगर मेरी 1000 मीटर रीडिंग हुई है तो अगले मंथ कैसे मेरी 2000 मीटर रीडिंग हो गई। अगर मीटर रीडिंग गलत है तो मैं उतना ही बिजली गैजेट्स का प्रयोग किया हूं तो अगले महीने में ये पैसे डबल कैसे हो गए। तो इसके लिए आप एक आवेदन दीजिए और ये आप आश्वस्त करिए बिजली विभाग के जो भी जेई हैं या फिर उस विभाग के जो भी व्यक्ति हैं कि मैं इतनी ही गैजेट्स को इस महीने यूज किया था, मैंने कोई इसमें बदलाव नहीं किया अगले महीने के लिए, तो फिर अगले महीने में इतनी ही गैजेट्स यूज करने में कैसे मेरा बिजली बिल 2 गुना हो गया। अब आप मीटर रीडिंग को चेक कराइए। उसके साथ साथ अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, अगर वो नहीं हो पाता है तो आप जो है इसमें बिजली विभाग से मीटर की जो है ना टेस्टिंग होती है, मीटर की टेस्टिंग भी आप करा सकते हैं। तो बिजली विभाग में ये भी अप्लाई करिए कि आप मेरी मीटर की टेस्टिंग कराया जाए कि आखिर में मेरी मीटर इतनी रीडिंग क्यों दे रही है, मैं गैजेट का उतना ही प्रयोग कर रहा हूं। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बनी हैं और सरकार इसमें नए नए और संशोधन कर रहे हैं ताकि बिजली की जो भी उपभोक्ता हैं
उनको प्रॉब्लम्स ना हो। वो सरकार और भी चीज़ें इसमें जोड़ रही है, ई पोर्टल के भी माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ताकि आप अपनी इसमें भी शिकायत ई पोर्टल से कर सके और आपकी तुरंत बिजली मीटर जो है उसकी जांच हो सके, उसकी टेस्टिंग हो सके, उसकी मीटर रीडर को देखा जा सके, उसमें क्या संशोधन हो सकता है वो किया जा सके। तो अभी नए नए इसमें और भी प्रारूप को जोड़ना सरकार को भी चाहिए, ताकि आम जनता, आम जनमानस इससे बचे कि उनके साथ किसी प्रकार का इसमें फ्रॉड ना हो, गलत ना हो। तो ये सब चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए। कोशिश करिए कि कम से कम बिजली गैजेट्स का प्रयोग हम करें और हमारा मीटर रीडिंग जो है वो कम से कम आए, और उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो आप टेस्टिंग करा लीजिए उसका। ये तो आपका बिजली विभाग का दायित्व है कि आकर आपकी बिजली मीटर को टेस्टिंग करे अगर आप असंतुष्ट हैं तो। सर, जैसे कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जब बदलाव किए गए, संशोधन किया गया, तो इसमें एडीआर को भी जोड़ा गया। एडीआर आखिर होता क्या है, ये किस तरीके से उपभोक्ताओं के लिए काम करता है, चाहेंगे इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए 1986 में हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, उसका संशोधन करके 2019 में इसको संशोधन किया गया, फिर से इसका संशोधन 2021 में किया गया। इसी समय एडीआर को जोड़ा गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडीआर का फुल फॉर्म जो होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, जिसमें मध्यस्थता को मेन रखा गया। मतलब कि इसमें अगर उपभोक्ता और व्यापारी के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट कचहरी जाने से बचने के लिए एक मध्यस्थता का साधन बनाया गया कि आप बाहर ही इस चीज़ को सेटल कर लें। एक दोनों बैठे और उसमें उपभोक्ता के जो भी व्यक्ति होते हैं और दोनों लोग के बीच की एक मध्यस्थता करके एक रास्ता निकाल देते हैं। एक प्रकार से समझिए कि गांव में जैसे पंचायत होती थी और वो पंचायत करके किसी भी विवाद का सुलह हो जाता था, उसी तरह इसमें ये किया गया है, जिसमें कि आपको न्यायालय में भी वो लगाया जाता है, उसको बोलते हैं आपको लोक अदालत। लोक अदालत के भी माध्यम से जो है इसमें मध्यस्थता किया जाता है। तो 2021 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संशोधन रूप में एडीआर को जोड़ा गया, ताकि कोर्ट से जाने से हमारे उपभोक्ता बचे और व्यापारी को भी इसमें परेशानी ना हो और दोनों के बीच में एक मध्यस्थता हो लोक अदालत वगैरह के माध्यम से। इसी को एडीआर कहा जाता है 2021 के संशोधन में, जिसको जोड़ा गया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आज के अंक में हमने जाना कि जब भी हम खरीदारी करते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, सबसे पहले रसीद ज़रूर लें और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑथराइज साइट से ही शॉपिंग करें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।